हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे, लाइक गुड्स, कॉस्ट, गेन, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ये पार्ट 4 है आपके चैप्टर 2 की सीरीज़ का। आपको रिमेनिंग 3 पार्ट्स देखने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। वो सारी चीज़ें जिनको आप परचेज कर रहे हो, बट किस पर्पज़ के लिए? रीसेल पर्पज़ के लिए। अपने घर में रखने के लिए नहीं यूज़ कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो आप उसको क्या करोगे? रीसेल करोगे। और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। या फिर आप कुछ सामान बना रहे हो, जैसे आपका फर्नीचर का ही बिज़नेस है, ठीक है? तो आप फर्नीचर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो अगर आप वो चीज़ ख़रीद रहे हो, उन सब से मिला करके आप अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, उसको भी आप रीसेल पर्पज़ के लिए ही तैयार कर रहे हो, तो वो भी क्या आ जाएगा? आपके गुड्स में आ जाएगा, जिसमें मेन मोटिव आपका रीसेल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्नीचर डीलर परचेज कर रहा है चेयर, टेबल, तो वो गुड्स हैं, ठीक है? वो उसको अगर और कोई फर्नीचर परचेज करता है, जैसे कोई आम इंसान फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है? बट आप बिजनेस कर रहे हो फर्नीचर का ही, तो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी? गुड्स। अब अगर आपकी शॉप किसी और चीज़ की, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, तो आप अपने बिजनेस में फर्नीचर लगा रहे हो, ठीक है? फर्नीचर तो होगा ना, गारमेंट्स की शॉप है तो वो आपके लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे, वो तो आपके एसेट्स हैं, ठीक है? बट अगर आप फर्नीचर में डील कर रहे हो, तो आपने फर्नीचर खरीदा रीसेल पर्पज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गुड्स। नेक्स्ट इज कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। अब भाई, अभी आप पहले का एग्जांपल ले लो। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे थे, तो आप इन रिटर्न उसे पैसा भी तो दे रहे थे, तो वो उस चीज़ की क्या आ रही थी? पूरी कॉस्ट आ रही थी। अब हमने कॉस्ट में, और उसमें जैसे आपने बचपन में आप पढ़े होगे कि कॉस्ट है, ये सेल प्राइस है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट में क्या होता है? अब आपका बिजनेस है, आपने ये फर्नीचर ही बनाया, फॉर एग्जांपल आपने कोई सोफ़ा ही बनाया, तो उन सब को चीज़ें जो आपने ख़रीदी, उसके लिए लकड़ी ख़रीदी, फेविकॉल ख़रीदा, तो ये सब चीज़ें क्या थी? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, ठीक है? अब आप जब बेचोगे तो कॉस्ट से ज़्यादा पे तो बेचोगे, ताकि आपको क्या हो? फ़ायदा हो। तो कॉस्ट वो टर्म होता है जिसमें आप एज अ अमाउंट उस चीज़ के लिए पे करते हो, जो रिसोर्सेज आपको ज़रूरत है उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म इज़ परचेजेस। The term purchases is used only for the purchase of goods in which businesses deals. Purchases सिर्फ किस टर्म के लिए यूज़ होगा? आप जिस बिज़नेस में काम कर रहे हो ना, अगर आप उस चीज़ के लिए ख़रीद रहे हो, अभी आप पहले से का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आप फर्नीचर की ही कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी परचेजेस। और गुड्स क्या थे? गुड्स हम अपनी पहले वाले अभी अभी हमने मतलब पहले जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने गुड्स को समझा ही था। तो अगर आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, गुड्स को अपने बिजनेस डील के लिए, तो उसी को हम परचेजेस बोलते हैं। अब परचेजेस आपकी क्या हो सकती है? परचेजेस आप कैश परचेजेस भी कर सकते हो, या फिर क्रेडिट परचेज भी कर सकते हो। मतलब आप तभी की तभी पैसा दे दो, या फिर आप उधारी पे सामान ले लो, तो दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी? परचेजेस। नेक्स्ट वन इज़ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब अभी आपने कोई चीज़ खरीदी, बुक आई थी, अगर आपने बुक खरीदी तो बुक आई थी आपके पास, अब बुक को आप वापस दे रहे हो, तो आउटवर्ड मतलब बुक अब जा रही है। जब आप कोई भी, हम ये चीज़ नॉर्मली करते हैं कि कोई कपड़ा लेके आए, पसंद नहीं आया, तो चलो यार उसको, वैसे तो एक्सचेंज होता है बट यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। जब आप कोई खरीदी हुई चीज़ को क्या कर दो? वापस कर दो। Next is sales. The term sales is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purpose. जैसे कि आप जिस में बिज़नेस कर रहे हो, जिस काम में बिज़नेस कर रहे हो, आप गारमेंट्स का ही बिज़नेस कर रहे हो, तो आप दिल्ली से सस्ते में सामान लेकर के आ गए, कपड़े टॉप ले आए आप 15-20, ठीक है? 15-20 के अगर हम बड़े लेवल पे कर रहे होंगे तो ज़्यादा ही लेकर के आएंगे। आप दिल्ली से सस्ते में सामान लेकर के आए, और फिर आप आकर के उसको बेच रहे हो, तो थोड़ा रेट ज़्यादा पे तो बेचोगे। मतलब इट मीन्स आपका गारमेंट्स का ही बिज़नेस है, तो आप उसी चीज़ को, कपड़े को ला रहे हो, कपड़े को बेच रहे हो। ऐसा थोड़ी ना फर्नीचर ला रहे हो, तो जिसमें आप जिस चीज़ को लेकर के आ रहे हो, आप उसको रीसेल कर रहे हो। मतलब रीसेल पर्पस मतलब आप उसमें बिज़नेस कर रहे हो,
तो वही हो जाएगी आपकी सेल, उस चीज़ को आप ला करके बेच रहे हो। तो जो टर्म सेल यूज़ होता है वो सिर्फ उसी के लिए सेल यूज़ होता है जिसको आपने परचेज़ करा है दोबारा से बेचने के लिए। मतलब आपने दिल्ली से कपड़े परचेज़ करे हैं, दोबारा से आप अपने अपनी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आकर के आप उसे बेचोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा? सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू दैम, दीज आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न। अब आपने सामान बेचा, अब सामने वाला बंदा आकर के आपको वापस कर गया, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इनवर्ड मतलब हमारे पास वो टॉप था, हमने दिया, बेचा किसी को, वो बेचने वाले को पसंद नहीं आया, उसने हमें वापस कर दिया, तो हमारे पास दोबारा से वो चीज़ आ गई मतलब इनवर्ड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टर्म इज गेन। गेन सीधी बात फ़ायदा। इट इज़ अ मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी मतलब पैसे में हमें क्या होता है? फ़ायदा, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, इसमें इंसिडेंटल चीज़ें हैं, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, आप कोई कोर्ट केस जीत गए, एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 5 लाख, अगर एक बिल्डिंग इसकी कॉस्ट है 5 लाख, आपने उसको 6 लाख में बेच दी, तो 1 लाख का आपको क्या हो गया? गेन हो गया उस बिल्डिंग को बेचने पर। नेक्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो स्टॉक क्या होता है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब आपके पास गारमेंट्स का ही आपका बिजनेस था, ठीक है, आपके पास स्टॉक था जीन्स का, ठीक है, अब हम 100 जीन्स ले आए, उसमें से 80 जीन्स बिक गई, पर 20 अभी तक अनसोल्ड है, तो वो क्या है? स्टॉक में पड़ी हुई है, मतलब 20 अनसोल्ड जीन्स पड़ी हुई हैं। अब 2 टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इंग्लिश में बाद में पढ़ेंगे, पहले हिंदी में ही समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी स्टॉक में है, मैंने आपको बताया स्टॉक मतलब वो चीज़ अभी तक बिकी नहीं है। अब आपका नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो आपने देखा कि 31 मार्च तक मेरे पास 100 जीन्सें थी, जिसमें से 80 बिक चुकी है, 20 नहीं बिकी हैं, और मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च 2020 को क्या हो गया है? एंड हो गया है। तो मैंने दिखाया 1 अप्रैल जो मेरा नया अब अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो उसमें दिखाया मैंने ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि मेरे पास अभी 20 जीन्सें पड़ी हुई हैं, ये है 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग स्टॉक। अब भाई 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक मेरा साल चलेगा, तो 31 मार्च 2021 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वाला अकाउंटिंग। मतलब 31 मार्च 2021 में मैं देखूंगी कि मेरे पास कितना अभी और माल पड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैं और चीज़ें परचेज़ करूँगी, सेल करूँगी, परचेज़ करूँगी, सेल करूँगी, फिर एट द एंड जो मेरे पास जीन्स बची होगी, ठीक है, 31 मार्च 2021 को जब मैं अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर रही होंगी, तो वो हो जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब पढ़ते हैं इंग्लिश में। The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of the accounting period. Accounting period के beginning में कितना stock पड़ा हुआ है. Whereas closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period. जब accounting period को end कर रहे हैं तब हमारे पास कितना stock में चीज़ें पड़ी हुई हैं. अब देखो भाई, types of stock: stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods. रॉ मटेरियल मतलब जब आप किसी चीज़ को बना रहे होते हो तो आपको सामान चाहिए होता है। अब आप फर्नीचर ही बना रहे हो तो आप लकड़ी, फेविकॉल, ये सब क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, जब वो काम चल रहा है, मतलब अभी वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है। और फिनिश्ड गुड्स, जब वो पूरा बन कर के बिल्कुल तैयार हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आके चैप्टर 2 के कुछ बेसिक टर्म्स एंड होते हैं। होप मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी और हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अकाउंट्स की क्लास 11th की अकाउंट्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।